पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो एक सिस्टम शुरू किया है कि हर हफ्ते एक ना एक डिवीजन का, एक ना एक जोन का जो कार्य चल रहा है उसका जो है रिव्यू किया जाता है, ताकि वहाँ के जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं और ख़ास करके जो सड़कों का कार्य है या और जो भी पर्टिकुलरली जो इस पूरे मौसम में पिछले मानसून के सत्र में जो तबाही हुई है उसके मद्देनज़र जो सड़कों का कार्य चल रहा है उसमें रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है उसके लिए किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मंडी जिला में और कुल्लू जिला में इस पूरे प्रकरण में हुआ है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली रोड्स की, तो आज हमने उसकी बैठक आज सुबह ऑनलाइन रिव्यू बैठक आज सुबह उसकी रखी थी और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अब प्रदेश में मात्र जो है 104 सड़कें हैं, जो 140 सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं और उनमें से बहुत सी सड़कें जो है 16 एक दिन के अंदर और 22 2 दिन के अंदर, और मैंने डेडलाइन दिया है डिपार्टमेंट को कि 15 सितंबर तक सारी सड़कें कम वॉट में अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस प्रदेश के अंदर 15 सितंबर तक खोल देनी चाहिए। और उसके बारे में कोई अगर बहुत ही एक्सेप्शनल कोई सड़क हो या कोई समस्या हो किसी क्षेत्र में बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज जिसकी वजह से कार्य पूरा नहीं हो सकता, वहाँ पर हम उस पर जो है लीनियंसी बताएंगे। मगर इसके अलावा अगर 15 सितंबर तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटली उसके ऊपर जो है कार्रवाई करवाई जाएगी, क्योंकि अब समय ठीक हो रहा है और हम मिलकर जो है हर डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ डिविजन्स में कुछ फंड्स की कमी भी कुछ डिविजन्स में फंड्स की कमी भी थी, उसके बारे में अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है और उन्होंने एडिशनल फंड्स जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में देने के निर्देश दे दिए हैं, कंसर्न डिविजन्स में देने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार हम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 15 सितंबर इज द डेडलाइन फॉर ओपनिंग ऑल द रोड्स दैट वर ब्लॉक्ड। उसके बाद जो हमारी आगामी रिव्यू मीटिंग्स होगी, अब हमारी नॉर्मलसी पर वापस जाना हम शुरू हो रहे हैं, इसलिए रोड खोलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मगर उसके साथ साथ जो आगामी समय में, क्योंकि मौसम भी अब ठीक हो रहा है, जो हमारे रूटीन के कार्य जो हम पिछले कुछ समय से नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो हमारे जो डिपॉजिट में बिल्डिंग वर्क्स बहुत से अलग अलग प्रदेश के अंदर, चाहे स्कूल्स है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेजेस है, जिनके कार्य चले हुए हैं और काफ़ी समय से पूरे नहीं हो पाए हैं, उन पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी सड़कें हैं उनका जो अपग्रेडेशन, मेटलिंग, टायरिंग का कार्य होना है। अभी जैसे आप जानते हैं कि PMJSY 3 का हमको पैकेज मिला है 2600 करोड़ रुपए का। अगले 1 महीने के अंदर अंदर उसके फर्स्ट पैकेज का टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगा, जिसमें अलग अलग सड़कों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर करीबन 1400 सड़कें हैं प्रदेश के अंदर, तो सारी बट ऑब्वियस है कि एक बारी में सारी सड़कों का टेंडर या कार्य नहीं लग सकता है, तो उनको हम शॉर्टलिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है और उसको जैसे ही अब मौसम आगे खुलेगा उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसमें भी मैंने जो बात कही है उसको भी हमने, जो मैंने विधानसभा में भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि वी विल गो इन फॉर बिगर टेंडर्स दिस टाइम, ताकि पारदर्शिता रहे, गुणवत्ता रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे और समय के ऊपर कार्य पूरा हो। ये बात मैं क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि आज भी मुझे दुख होता है। आज भी जब मैं सुबह रिव्यू मीटिंग कर रहा था तो मुझे कई डिविजन्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण के और दूसरे चरण के, पहले चरण तो 2006 का है, 2006-7 का,
उस समय की सड़कें भी अभी तक उनके काम कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक बहुत ही धीमी गति से डिपार्टमेंट जो है वो पूर्व में चला हुआ था। इसलिए हमने इस बारी इस पे फोकस दिया है कि जो PMJSY 3 है, इसमें हमने एक टाइम समय के एक टाइम लाइन बांधकर इन सड़कों को इनका टेंडरिंग प्रोसेस भी होना है और उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ समय के ऊपर ये कार्य अगले 1-1.5 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कंप्लीट हो। इस चीज को भी हमने पूरा करना है। उस दिशा से हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि आजकल इस पे बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज PWD मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था, वो हिमाचल को नहीं मिला है। चाहे वो PMJSY का फंड मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जिसमें 6,000 घरों को प्रदेश के अंदर एलोकेट किया गया है उसका मिला है, चाहे आपका NDRF का करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए हिमाचल को मिला है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं मिला है। ये पैसा एक नॉर्मल प्रक्रिया में भी हिमाचल को मिलना था। हर राज्य के तहत जो तय मापदंड किए जाते हैं उसमें हर राज्य को एनुअल कोटा जो है वो इन सब चीजों का दिया जाता है। इसके अलावा और स्कीम्स भी है, चाहे वो अमृत स्कीम है, चाहे स्मार्ट सिटीज है जिसमें अलग अलग शहरों को चयनित किया जाता है, चाहे वो आपके अमृत स्कीम है, चाहे वो PM आवास योजना है, चाहे वो आपका जो है जनधन योजना है, so on and so forth. There are a multitude of schemes that are functioning by the central government. तो उसके तहत हिमाचल को ये बजट हिमाचल को मिला है। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर मैं कैटेगोरिकली इस बात को कह रहा हूं फिर से कि ये पैसा त्रासदी के लिए हिमाचल को नहीं मिला है। उसमें जो नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, आंकड़ों सहित ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कई बात कही है, हमारे और मंत्रियों ने सहयोगियों ने भी ये बात कही है कि हिमाचल accumulated losses of हिमाचल प्रदेश stand at 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। अगर हम उसमें GST जो प्रदेश की घटी है, SGST जो प्रदेश की घटी है, जो आपका टूरिज्म का नुकसान प्रदेश को हुआ है, जो आपका एक्साइज का नुकसान प्रदेश को हुआ है, इंडस्ट्रीज का नुकसान प्रदेश को हुआ है, अगर हम उन लॉसेस को भी अक्यूमुलेट करेंगे दैट विल टर्न आउट टू बी एन एडिशनल 5,000 to 8,000 करोड़। कुल मिलाकर कोई 15 से 18,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को इस पूरी त्रासदी में हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो क्या पैकेज हिमाचल को दिया गया है, आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक या जो उनका एक पद है जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन मीडिया में सुक्खू सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष में है, ठीक बात है, उठा रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि वो आंकड़ों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सवाल है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं, इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक व्हाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा। आए दिन कभी मंडी से, कभी कुल्लू से, कभी शिमला से प्रेस वार्ता करके
सरकार को घेरने का नाकाम प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मगर मैंने जैसा कहा कि ये आपदा का समय है, उनको अपनी बात को याद रखना चाहिए। When he was the chief minister of Himachal Pradesh, I remember on a number of occasions, उन्होंने उस समय के नेता प्रतिपक्ष और आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी से निवेदन किया कि आप कृपया कोरोना के समय में, इस आपदा के समय में राजनीति ना करें। हालांकि हमने उस समय कोई इस तरीके का सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करी, जो मुद्दे थे उनको उठाया था। मगर आज वही चीज जो वो खुद प्रीच करते थे, खुद जिस चीज का प्रवचन देते थे, आज उस चीज को उनको जो है, और मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ से मिलकर हिमाचल के लिए कम से कम 10% ऑफ द एंटायर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर 1000 करोड़ रुपए का पैकेज भी हिमाचल के लिए लाने में वो सफल होते हैं मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, तो हम उनको बधाई देंगे इसके लिए। मगर इस तरीके की रोज टीका टिप्पणी करना इस समय में मैं समझता हूं कि सही नहीं है। वी आर कमिटेड टुवर्ड्स ऑल दी पॉलिटिकल और इलेक्शन समय में जो भी हमने बातें करी है, हम उसको पूरा करने में जो है पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने बातें करी है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, चाहे वो और पेंशन की बात थी, हर चीज पे हम कार्य कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड कि द स्टेट एट द मोमेंट इज गोइंग थ्रू दिस टर्बुलेंट फाइनेंशियल टाइम्स, और ऊपर से जिस तरीके से अभी ये एक आपदा का मौसम हिमाचल के अंदर आया है, ये समस्या आई है, इसमें हमें प्रायोरिटी जो है वो प्रदेश के लोगों के लिए एक पैकेज बनाने की, एक वित्तीय पैकेज बनाने की, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और बहुत जल्द अगर केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है तो प्रदेश सरकार अपना एक फाइनेंशियल पैकेज जो है वो हिमाचल की जनता के लिए देने पर कार्य कर रही है, जिसकी बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में घोषणा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश को वो वित्तीय पैकेज, खास करके जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो लाइफ स्टॉक का है, चाहे वो घरों का है, चाहे वो जान माल का है, चाहे वो पशुओं का है, उनको सहयोग जो है वो सरकार की ओर से देने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम पूरा करेंगे। तो मैं यही मीडिया के माध्यम से कहना चाहता था कि हम अपने डिपार्टमेंट में जहां तक है पूरी मजबूती से इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अगले कल भी मैंने जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र का दौरा रखा है, और भी जितने विधानसभा क्षेत्र है हम लगातार वहां का दौरा करके जो वहां की परिस्थितियां हैं उससे अवगत होकर उस पर वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। बट एज आई हैव रीइटरेटेड ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स कि ये समय राजनीति का नहीं है। हमको मिलकर केंद्र सरकार के सहयोग के साथ हिमाचल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी औरों के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब आप मंत्री थे, जब आप धूमल साहब की सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आपकी क्या कार्य प्रणाली थी, आपने कितना काम उसे में करवाया, तो उसके ऊपर हमारा मुंह ना खुलवाइए। अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए जयराम जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मोदी जी से पैसा लाने में अपना जो है एफर्ट्स को रखें, और बिना मतलब की रोज बयानबाजी मीडिया में कर आपके ना भाजपा के वोट बढ़ने वाले हैं, ना आपके वोट बढ़ने वाले हैं। इसलिए मिलकर इस समय सरकार के साथ चले और हिमाचल को इस आपदा से बाहर निकालने में अपना एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विपक्ष के नेता ने ये भी आरोप लगाया है कि जो बीजेपी की जेसीबी है वो मुफ्त लगाना चाहते हैं रोड को खोलने के लिए, लेकिन सरकार उनको करने नहीं दे रही काम। आज शाम 5 बजे तक जितनी ऐसी जेसीबीज है उसकी लिस्ट मुझे कृपया करके जयराम जी पकड़ा दें। मैं आपको वादा करता हूं कि 7 बजे तक वो जेसीबीज जो मुफ्त में काम करना चाहती है उनको लगा दिया जाएगा। आज के आज 7 बजे तक उनको हम डिविजन में आदेश दे देंगे। पर मेरा उनसे निवेदन है कि 5 बजे तक उनकी सारी की सारी जेसीबीज की लिस्ट हमारे दफ्तर में पहुंचा दें। सर, एक भाजपा के विधायक का बयान आया है आपके लिए स्पेशली, उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो कई बार तारीफ करते हैं केंद्र सरकार की, कई बार निंदा करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप उस बयान को? यही लॉजिक तो यही कहता है, लॉजिक यही कहता है कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो तारीफ करेंगे,
अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम अपोज करेंगे। अब हम अंधभक्त तो है नहीं है कि हर चीज में ताली बजाते रहे, हर चीज में जो है डमरू की तरह नाचते रहे। दैट इज नॉट व्हाट वी डू। इफ दे डू गुड वर्क, अगर वो मैंने अभी ऑन रिकॉर्ड मैंने समर्थन किया कि पीएमजेएसवाई में हमको पैसा मिला, आवास योजना में हमें पैसा मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर जो हमको जिस आपदा के लिए मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं मिला है तो मैं किस चीज का धन्यवाद करूं मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और फिर भी हिमाचल को आपदा, राष्ट्रीय आपदा अभी तक घोषित नहीं हुई। आपने गुजरात में कर दी, जब वहां पे जो अर्थक्वेक आया था भुज में, उत्तराखंड में हुआ, तो यहाँ पे 350 लोगों के करीब लोगों की जान जा चुकी है, 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कितनी लाइफ स्टॉक यहाँ पे पशु का जीवन जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर फिर भी नेशनल डिजास्टर हिमाचल में घोषित नहीं हो रहा है तो इस पे समर्थन बनता है या विरोध बनता है, ये तो हिमाचल की जनता मुझसे बेहतर जानती है। तो हम तो जो लोग हमें कहेंगे वो हम करेंगे। अगर लोग कहेंगे इसका विरोध करो तो हम विरोध करते रहेंगे। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से संघीय ढांचा बना हुआ है, स्टेटों के साथ कोऑर्डिनेशन होता है केंद्र का, उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हेल्प नहीं हो रहा है, कहीं वो चोट तो नहीं पहुंच रही है कहीं स्टेट के साथ? नहीं, वो तो है ही है, वो तो एक दिखती चीज है। हर चीज में जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का और प्रदेश का, उसको खत्म करने की कोशिश आज हिमाचल में ही नहीं मगर हर राज्यों में हो रही है। और जिस तरीके से जो इंडिया ग्रुपिंग विपक्षी दलों का हुआ है, ऑपोजिशन लीडर्स का हुआ है, उसका मेन फोकस यही है कि हमको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है हमारे देश के, उसको बचाकर रखना है। जो फेडरलिज्म है जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स देखा जाता है, एक केंद्र है, केंद्र के साथ अलग अलग राज्य है, जिस तरीके से उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है, जिस तरीके से बहुत से राज्यों में जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनको जिस तरीके से अथॉरिटी दी जा रही है, और वो डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत से राज्यों में वहाँ की सरकारों की फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। आपने दिल्ली के अंदर देखा किस तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पे खड़ी कर दी गई है। दोज मैटर्स आर, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही, मगर उसको ओवरराइड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है, फिर उसको ब्रूट मेजोरिटी के साथ जो है वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है। तो ये चीजें केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है बट ऑल ओवर द कंट्री इस तरीके का आज एक मेजोरिटेरियनिज्म व्यू चलाया जा रहा है कि माई वे और दी हाईवे। मगर ये मैं समझता हूं कि इन द लॉन्गर रन ठीक नहीं है, और ताकतें आज इसके खिलाफ उठनी शुरू हुई है, आवाज इसके खिलाफ उठनी शुरू हुई है। एंड इन द टाइम्स टू कम निश्चित तौर से वापस जो है, जो जिस तरीके से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, कांग्रेस पार्टी के थे या और भी थे, सबने जो हमारे देश का संविधान रखा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, उसमें बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत सी डिबेट्स हुई, और उसके बाद जो चीजें वेल सेटल्ड है, जो प्रिंसिपल्स वेल सेटल्ड है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आज उसको उस बुनियादी ढांचे को जो हिलाने की कोशिश करी जा रही है वो देश हित में नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि आपदा की इस घड़ी में जो सही मायनों में पीड़ित हैं, पात्र लोग हैं, उन तक मदद नहीं पहुंच रही है, भेदभाव हो रहा है, बहुत बड़ा पाप सरकार कर रही है, और किसी भी देखिए इसमें उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये देखिए इसमें जो भी रिपोर्ट बन रही है वो बकायदा पटवारी द्वारा, वहाँ के कंसर्न जो हमारे कानगो है उनके द्वारा बनाई जा रही है। जो वो रिपोर्ट एसडीएम को सौंपते हैं, एसडीएम आगे डिप्टी कमिश्नर्स को सौंपते हैं, उसके बुनियाद पे ये रिलीफ जो है वो सरकार द्वारा उन लोगों को दिया जा रहा है। इसमें कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट किसी भी व्यक्ति का नहीं है। जिसका नुकसान हुआ है उसको सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। अगर बात करने के लिए ऑपोजिशन करनी है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर, आपने कहा है कि शिमला में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा हुई, अब जरूरत है कि दफ्तरों को या तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि जो कंजेशन शिमला में हो रहा है उससे राहत मिले। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी? देखिए, मैंने वो केवल अपने उसमें जो है विचार साझा किए थे, और मेरा ये मानना है कि शिमला शहर का अब जो है एक सैचुरेशन लिमिट जो है वो पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा अब यहाँ पे
शहर पॉपुलेशन को या कंस्ट्रक्शन को जो है अब अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए इन द लॉन्गर रन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी की बात है, मगर इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो नॉर्मल पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ है, उनके ऊपर एक चर्चा होनी बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से हमें शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने की आवश्यकता है। ये हम इस चीज को बहुत भली भांति जानते हैं कि शिमला शहर जब बना था, अंग्रेजों ने इसे बनाया था तो बहुत कम लोगों के लिए बनाया था। आज जिस तरीके से यहाँ पे ऑफिशियल प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है, जितने लोग अपर शिमला के हैं सबके यहाँ पे घर है, उस तरीके से शहर अब एक सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए इन द लॉन्गर रन हमको सैटेलाइट टाउनशिप्स प्रदेश के शिमला शहर के बाहर डेवलप करने की आवश्यकता है। उसकी शुरुआत हुई भी है। जाठिया देवी जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहां पर एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्रपोजल है, जिसके जो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। उस पर केंद्र सरकार से जब उसका क्लियरेंस मिलेगी उसके ऊपर कार्य शुरू होगा। मगर उस तरीके से हमको जितना भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, इसमें जितने भी प्रदेश सचिवालय को छोड़ के है वो रेस्टोरेशन की है। मगर लॉन्गर रन में जो हमारा एक यहाँ का प्लानिंग, शिमला की प्लानिंग मैप बनता है, उसमें इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है, ताकि इन द टाइम्स टू कम हम शिमला को डीकंजेस्ट करें। और शिमला में जो बोझ बिल्डिंग्स का पड़ रहा है, और यहाँ पे जो हमको खास रूप से जो समस्या देखने को मिली है, जो ड्रेनेज की, सिवरेज की, इसकी वजह से बहुत जगहों पे प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से कई जगहों पे बिल्डिंग्स गिर गई, कई जगहों पे मकान गिर गए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स गिर गई। इस चीज पे हमें चिंता करने की आवश्यकता है। तो इन द लॉन्गर रन आई एम श्योर इसमें सब अपने सुझाव देंगे। विधानसभा में भी इस पे चर्चा होनी चाहिए, डिटेल में चर्चा होनी चाहिए, ताकि वहां से भी व्यू पॉइंट निकल कर आए, और फिर उसके ऊपर सरकार एक सोच रखे कि किस तरीके से हमें इसके ऊपर आने वाले समय में कार्रवाई करने की आवश्यकता है।